अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टू द लाइट हाउस एज़ अ मॉडर्न नॉवल। यानी आज हम देखेंगे कि वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल टू द लाइट हाउस किस तरह से एक मॉडर्न नॉवल है। उसके कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मॉडर्न एज के अंदर पाए जाते थे, जिनकी वजह से हम उनको मॉडर्न नॉवल कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें देखने होंगे मॉडर्न एज के कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मॉडर्न एज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो पहला है एन एरा ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड केओस। ये एक ऐसा दौर था जहाँ पे हम केओस देखते हैं, तबाही देखते हैं। उसका रीज़न, एक बहुत बड़ा रीज़न वर्ल्ड वॉर वन है। उसके अलावा हम देखते हैं रियलिज़्म। रियलिज़्म यानी कि रियलिटी बेस्ड चीज़ें दिखाई जाती थी इस एज के अंदर। फिर आर्ट फॉर लाइफ सेक, यानी कि आर्ट जो है वो उसका कुछ ज़्यादा ही मीनिंग होता था ज़िंदगी में। इन सारे पॉइंट्स को आगे मैं इलैबोरेट करूँगी, इसीलिए मैं जस्ट अभी आप लोगों को मेन बता रही हूँ। इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था लिटरेचर के ऊपर। सिंबलिज्म, लिटरेरी टेक्निक है ये। और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, यानी कि जो राइटर है वो अपने आप को कहीं न कहीं अपने काम के अंदर शो कराए। सबसे पहले आ जाते हैं हम सिंबलिज़्म की तरफ। तो सिंबलिज़्म एक ऐसी लिटरेरी टेक्नीक है जिसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। यानी कि कोई ऐसे नॉवल के अंदर ही कोई ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, कोई कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई फिगर्स हो सकते हैं, कोई इमेजेस हो सकते हैं, जिनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो अपने ओरिजिनल मीनिंग, अपने लिटरेरी मीनिंग के अलावा भी एक और मीनिंग कन्वे करने लगे। यानी कि एक सिंबॉलिक या एक हिडन मीनिंग भी वो कन्वे कर रहे हों, तो उनको हम सिंबल्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सिंबल्स के नाम लिख दिए हैं जो कि मेन या चीफ सिंबल हैं। जैसे कि सी किसका सिंबल है? लिविंग फोर्स भी हम उसको कह सकते हैं क्योंकि वो लाइफ की अलामत है वाटर। या डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जो मिस्टर रैम से खड़े होते हैं तो वो पानी आके ज़मीन को टकरा रहा है और ज़मीन टूट रही है। उसके अलावा वेव्स हैं, इमोशनल स्टेट ऑफ अ पर्सन, क्योंकि जब मिस्टर रैम से खड़े होते हैं समंदर के सामने और बात कर रहे होते हैं तो वेव्स उसी हिसाब से मूव कर रही होती हैं जिस हिसाब से उनका इमोशनल स्टेट या इंटरनल स्टेट चेंज हो रहा होता है। फिर विंडो, विंडो हम कह सकते हैं इनसाइट इनटू इनर वर्ल्ड, क्योंकि जब मिसेस रैम से या मिस्टर रैम से विंडो के साथ खड़े होते हैं तो वो अपने आउटर वर्ल्ड से तो कनेक्टेड होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी हम देखते हैं कि इनर वर्ल्ड के बारे में भी हमें एक इनसाइट दी जा रही होती है। फिर डिनर, डिनर जो कि चैप्टर नंबर 17 में होता है, वो एक कनेक्शंस को सिंबलाइज़ करता है, ह्यूमन कनेक्शंस या रिलेशनशिप्स। उसके अलावा हम देखते हैं लाइट हाउस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट सिंबल है इस नॉवल का। वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सिंबलाइज़ करता है, जैसे एनलाइटनमेंट, कि नॉवल के एंड में जब लाइट हाउस पे पहुँच जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा माइंड एनलाइटन होते हैं, नई-नई चीज़ें खुलती हैं। फिर ह्यूमन डिज़ायर, कि जेम्स का डिज़ायर होता है कि वो उस लाइट हाउस पे जाए। इसके अलावा भी लाइट हाउस कुछ चीज़ों को सिंबलाइज़ करता है, वो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में सब डिटेल में बताए हैं, जो कि है सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। उसके अंदर भी मैंने काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें डील की हैं। उसके अलावा एक और वीडियो भी है, सिंबलिज़्म इन द नॉवल। आप इसके बाद वो दोनों वीडियोज़ जाके देख सकते हैं ताकि आप लोगों को सारा सिंबलिज़्म क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं इतना डीप नहीं गई बिकॉज़ ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है इस टॉपिक के ऊपर। हमारे पास इन सिंबल्स के अलावा मज़ीद भी कुछ माइनर सिंबल्स हैं, जैसे कि बोर स्कल, लिलीज़ पेंटिंग। उसके अलावा मिस्टर एंड मिसेस रैम से खुद भी एक तरह से नॉवल के अंदर सिंबल हैं। तो ये सारे आप मेरी दूसरी वीडियो से समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर वन हम देखते हैं कि जो सेक्शन टाइम पासेस है उसके अंदर उसका इम्पैक्ट दिखाया जाता है। और टाइम पासेस के सेक्शन का पूरा अरसा जो कि 10 साल है, उसके अंदर हम देखते हैं कि हाउस की जो कंडीशन है, जो रैमसे समर हाउसेस की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है, ठीक है? वहाँ पे कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा और वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, वहाँ कोई आ नहीं रहा। तो ये चीज़ें वॉर की डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज़ करती हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि वॉर जो है वो लोगों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है। लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी और मौत के बारे में बहुत डीपली सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लाइफ़ जो है वो इतनी अनसर्टेन हो चुकी थी वॉर के टाइम पे कि लोगों को अब ये सोचने पे लोग मजबूर हो गए थे कि ये मतलब इसी तरह चलता रहा तो हमारी लाइफ कहाँ जाके एंड होने वाली है या कितनी जल्दी एंड होने वाली है। तो इस तरह की कन्फ्यूजन जो है वो नॉवल में हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स के कन्फ्यूज्ड माइंड या मेंटल स्टेट से ज़ाहिर होती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर एंड्रयू रैमसे जो है नॉवल का, वो भी वॉर के दौरान ही मारा जाता है सेक्शन टाइम पासेस के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं वॉर के काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इस नॉवल के अंदर शो कराए गए हैं।
आगे हमारे पास है अल्यूजन्स। अल्यूजन कहते हैं एक इम्प्लाइड या इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और थिंग और टू अ पार्ट ऑफ अनदर टेक्स्ट। यानी कि हम अपना टेक्स्ट लिखते हुए, अपना नॉवल या अपना कोई भी लिटरेरी वर्क लिखते हुए किसी और चीज़ की तरफ एक इनडायरेक्ट रेफरेंस शो कराएं। यानी कि हम डायरेक्टली उस चीज़ को रेफ़र ना करें, बल्कि हम ऐसा ज़िक्र करें कि दूसरी चीज़ का हवाला दिया जाए। वो दूसरी चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई फ़ेमस पर्सनैलिटी हो सकती है, कोई इवेंट हो सकती है, और इसके अलावा कोई एक और टेक्स्ट या एक और लिटरेरी पीस भी हो सकता है। तो यहाँ इस नॉवल के अंदर यही वाली अलूज़न यूज़ की गई है। लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की जो पोएम है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, उसका जो है वो रेफरेंस दिया गया है। और ये जो पोएम है ये क्रिमियन वॉर के ऊपर लिखी थी पोइट ने। क्रिमियन वॉर जो है वो 1853 से लेके 1856 तक लड़ी गई थी, और उसमें जो दो पार्टीज़ इन्वॉल्व थी, एक थी रशिया और दूसरी ऑटोमन एम्पायर और उसके एलाइज़। उसके एलाइज़ में फ्रांस शामिल था और यूके, मतलब इस तरह की बड़ी बड़ी फोर्सेस शामिल थी, और एंड में ऑटोमन एम्पायर और उसके एलाइज ही जीतते हैं इस वॉर को। तो ये जो वॉर है इसके ऊपर बेस्ड है एल्फ्रेड टेनिसन की पोएम। और इसके अंदर एल्फ्रेड टेनिसन जो है वो सोल्जर्स के साथ सिंपैथी शो कराता है कि उनकी लाइफ कितनी अनसर्टेन है या कितनी टेम्परेरी है। तो हम देखते हैं कि इसका एल्यूजन जो है वो टाइम पासेस के सेक्शन से पहले हमें नज़र आता है, और वहाँ पे वो इंडिकेट करता है अप्रोचिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जिसके अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स की डेथ होने वाली है। वैसे तो कैरेक्टर्स सिर्फ एंड्रयू रैमसे की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डेथ हुई है, बट हम देखते हैं कि जहाँ उसकी डेथ दिखाई गई है वहीं आगे पीछे मिसेस रैमसे और प्रू की डेथ भी दिखाई गई है, तो जो कि इसी एल्यूजन से काफ़ी ज़्यादा फिर लिंक करना शुरू हो जाते हैं। आगे हमारे पास है इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न थियोरीज। तो इस नॉवल के अंदर हम देखते हैं कौन सी मॉडर्न थियोरी ऐसी है जो इन्फ्लुएंस अपना शो करा रही है। मॉडर्न लिटरेचर के अंदर जो है वो दूसरी थियरीज़ का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा हमें नज़र आता है। तो यहाँ पे हेनरी बर्गसन की एक फ़िलॉसफ़ी ऑफ टाइम है, उसका इन्फ्लुएंस हमें दिखता है। उसकी फ़िलॉसफ़ी ऑफ टाइम क्या कहती है? वो उसमें कहता है कि टाइम जो है वो एग्ज़िस्ट करता है 2 सेपरेट स्टेट्स के अंदर। एक है इनर या इंडिविजुअल टाइम, और दूसरा है आउटर या फ़िज़िकल टाइम। जो इनर या इंडिविजुअल टाइम है वो टाइम है जो इंसान के अपने दिमाग में एग्जिस्ट करता है, जिसमें वो चाहे तो वो फ्यूचर के बारे में सोचे, वो चाहे तो पास्ट के अंदर चला जाए, या वो चाहे तो वो प्रेजेंट में ही स्टे करे। बट जो फिजिकल टाइम है या जो एक्चुअल या कॉन्क्रीट टाइम है, वो ऐसा टाइम है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, जो कि वही है जो है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉवल के अंदर इनर टाइम के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है, और वो हमें स्पेशली डिनर सीन्स के अंदर नज़र आता है, जब सारे लोग आउटवर्ड या अपेरेंटली तो डिनर टेबल पे मौजूद हैं, डिनर कर रहे हैं, बट उनके दिमाग में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। तो वो सारी जो है वो उनका इनर टाइम है, जो कि वो अ, कुछ लोग अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जैसे मिसेस रैमसे सोच रही होती हैं कि मैंने अपनी लाइफ को कहाँ वेस्ट कर दिया, पूरी लाइफ मैंने क्या किया है, ठीक है। कुछ लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे लिली अपनी पेंटिंग के बारे में थोड़ी वरिड होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनर टाइम क्या डिफ़र कर रहा है फ्रॉम कैरेक्टर टू कैरेक्टर। और एक और दफ़ा व्हेन मिसेस रैमसे इज़ रिमेंबर्ड, यानी कि जब मिसेस रैमसे की डेथ हो चुकी होती है, तो उसके बाद मिसेस रैमसे को जब याद किया जा रहा होता है, कभी मिस्टर रैमसे याद करें, कभी लिली याद करिए, तो वो सारी चीज़ें भी हैं कि वो लोग पास्ट में जाके मिसेस रैमसे के फिगर को याद करें। तो वो भी हमें इंडिविजुअल या इनर टाइम दिखाती है। फिर हम मल्टीपल नैरेटिव्स, नैरेटिव कहते हैं कि एक जो भी लिटरेरी हमारा वर्क है उसको नरेट कौन कर रहा है, यानी कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू, किस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया जा रहा है। तो जो पहले टाइम के लिटरेरी वर्क्स थे वो सिर्फ सिंगल नैरेटिव पे बेस करते थे, यानी कि एक ही नैरेटर है जो कि पूरा वर्क जो है वो नरेट कर रहा है। लेकिन आगे जाके हम देखते हैं मल्टीपल नैरेटिव्स आ रहे हैं, यानी कि डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो बारी बारी नॉवल को नरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे इसके अंदर, इस नॉवल के अंदर काफ़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिखाए गए, यानी डिफरेंट नैरेटिव्स हैं। कभी एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, कभी दूसरे कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है। तो यहाँ पे भी हमारे लिए जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो वही चैप्टर 17 के डिनर सीन्स है, जहाँ पे नैरेटिव जो है वो बहुत क्विकली जंप कर रहा है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बंदा जो है उसकी अभी सोच ख़त्म होती है, तो फ़ौरन दूसरे बंदे की सोच उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही थर्ड पर्सन हो जो सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें बता रहा है, बल्कि हमें हर बंदे का, हर कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, उस कैरेक्टर के अपने
जो है वो ओपिनियन से उसके अपने वर्ल्ड व्यू से दिखाया जा रहा है। तो ये जो टेक्नीक है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जबकि हम उस कैरेक्टर के अपने थॉट प्रोसेस या अपनी फीलिंग्स को समझने के बहुत काबिल हो जाते हैं। तो मॉडर्न लिटरेचर का ये एक बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक है। आगे एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है रियलिज़्म। रियलिज़्म का मतलब है ये बेसिकली एक मूवमेंट है जो कि आर्ट और लिटरेचर के अंदर स्टार्ट हुई थी मॉडर्न एज के अंदर, और ये थी एक शिफ्ट अगेंस्ट रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के अंदर क्या था, वो एक तो इस तरह से चीज़ों को बयान करते थे कि वो इतनी रियलिटी बेस्ड ना नज़र आए। वैसे तो रोमांटिसिज्म जो है वो खुद भी क्लासिसिज्म का के अगेंस्ट ही देखा था, और जो क्लासिसिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा फैंटासाइज़ था, उसमें रियलिटी के एलिमेंट्स बहुत कम थे। रोमांटिक एज में हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, बट रियलिज़्म के अंदर रोमांटिक एज से भी ज़्यादा हमें रियल फैक्ट्स नज़र आते हैं। इसके अंदर ये है कि जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो अपनी जो भी बात करेंगे वो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड होगी, उसके अंदर फैंटेसी का अमल दखल बिल्कुल नहीं होगा। उसके अंदर रिलेटेबल कैरेक्टर्स होंगे जिनसे हम खुद अपनी डेली लाइफ़ के अंदर रिलेट कर सकते हो। तो हमें दिखता है कि इस नॉवल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रियलिज़्म है कि जो कैरेक्टर्स हैं, वो उसी तरह से अपने कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हैं जैसे कि हम लोग रियल लाइफ़ में होते हैं। उनको वैसी ही मुश्किलात हैं, वैसी ही चीज़ें वो फ़ेस करें जैसी कि हम लोग रियल लाइफ़ में करते हैं। तो इट मीन्स कि ये नॉवल काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक भी है। उसके अलावा हमारे पास है आर्ट फॉर लाइफ सेक। हमारे पास लिटरेचर के अंदर 2 फंक्शंस होते हैं आर्ट के। एक है आर्ट फॉर आर्ट सेक और दूसरा है आर्ट फॉर लाइफ सेक। तो जो आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट है, उसका मतलब है कि आर्ट को हम सिर्फ़ आर्ट के तौर पे ही देखें, मतलब उसको हम उसकी ब्यूटी के लिहाज से एप्रिशिएट करें, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी है उसके लिहाज से एप्रिशिएट करें। लेकिन जो आर्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ है, उसके अंदर हम देखते हैं कि आर्ट को सिर्फ़ हम उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस या उसके कलर्स, उसकी ब्यूटी के लिए ही प्रेज़ नहीं करते, बल्कि हम उसको कुछ आगे जाके देखते हैं। उसका मीनिंग हम कुछ उसके अंदर डीप जाके ढूँढते हैं। यानी कि आर्ट जो है वो सिर्फ़ अपनी अपीयरेंस के लिहाज से कोई मीनिंग नहीं रखता, बल्कि बल्कि उसकी जो मीनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यानी कि उसमें सिंबलिज़्म हो सकता है, उसका सिंबॉलिक मीनिंग हो सकता है, या राइटर की उसके पीछे कुछ और इंटेंशंस हो सकती हैं उसको बनाते वक़्त। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आर्ट फॉर द सेक ऑफ लाइफ़ के अंदर देखा जाता है। यानी कि जो आर्ट का मकसद है वो सिर्फ़ आर्ट नहीं है, बल्कि आर्ट का मकसद लाइफ़ को चेंज करना है या लाइफ़ का ट्रू मीनिंग कन्वे करना है। आगे हमारे पास है फेमिनिस्ट टेंडेंसीज़। यानी कि जो मॉडर्न एज है उसके अंदर हम देखते हैं कि फेमिनिज़्म काफ़ी ज़्यादा नज़र आता था। फेमिनिज़्म की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसीलिए हमें लिटरेचर के अंदर भी फेमिनिज़्म नज़र आता है। फेमिनिज़्म है क्या? वो बिलीव करता है, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट के लोग हैं वो बिलीव करते हैं सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस के अंदर। यानी कि जो दोनों जेंडर्स हैं, जो दोनों सेक्सेस हैं, उनके राइट्स, उनके अपॉर्चुनिटीज़ उनको इक्वल मिलनी चाहिए। जबकि सोसाइटी में वैसे नॉर्मली मेल पॉइंट ऑफ व्यू को डोमिनेंट समझा जाता है और वुमेन को इन्फीरियर क्रीचर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म करना चाहता है फेमिनिज़्म। और इस नॉवल के अंदर हमें लिली जो है वो चीफ फेमिनिस्ट फिगर नज़र आती है, जो कि वर्जीनिया वुल्फ भी एक फेमिनिस्ट फिगर है। तो वो उसकी सारी अ, थॉट्स को, उसके सारे बिलीव्स को कन्वे कर रही है नॉवल के अंदर। और इसके अलावा जो उसकी पेंटिंग है वो तो एक स्ट्रगल समझी जाती है या एक स्टेप समझा जाता है टुवर्ड फेमिनिज्म। इसके अलावा चार्ल्स टेंसले जो एक और कैरेक्टर है, वो बिल्कुल ही लिली के ऑपोजिट दिखाया गया है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा पर्सन है जो कि विमेन को बहुत ही बुरी निगाह से देखता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि वो कोई क्रिएटिव वर्क नहीं कर सकती, और इसके अलावा विमेन जो है वो लिख नहीं सकती, वो पेंट नहीं कर सकती जो कि एक क्रिएटिव काम है। उसके अलावा वो अपना खुद तो बहुत टाइम वेस्ट करती हैं, और वो साथ ही साथ मर्दों का भी बहुत टाइम वेस्ट करवाती हैं, क्योंकि वो उनसे एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उनकी तारीफ़ करें। तो इसमें दोनों जेंडर्स का काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, और जो कॉज़ है इस वेस्टेज के पीछे वो वुमेन है। ये है चार्ल्स चैंसलर का पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा मिस्टर रैमसे हैं, वो भी समझते हैं कि वुमेन जो है वो इर्रेशनली सोचती हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब स्टार्टिंग में मिसेज़ रैमसे बार-बार इंसिस्ट कर रही हैं कि उन्होंने जाना है जेम्स को लेके लाइट हाउस पे, तो वो इस पे उनको डाँट रहे हैं। यानी वो समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल ही फ़ुज़ूल बात कर रही है, नॉनसेंस सोच है ये। और मिसेज़ रैमसे भी इस बात पे फुली कन्विंस्ड है कि मर्द जो हैं, या जो मेल हैं, या मिस्टर रैमसे उनके हस्बैंड हैं, वो बहुत ज़्यादा रैशनली सोचते हैं और बहुत सुपीरियर हैं अपनी सोच के और अपनी बातों के लिहाज से। और वो साथ ही साथ समझती हैं कि वुमेन के लिए मैरिज जो है वो एक की है कि वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकें और सक्सेसफुल लाइफ़ गुज़ार सकें। आगे हमारे पास एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वाला जो है
ये कैरेक्टरिस्टिक है द रोल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो थी वो मॉडर्न एज में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट का जो है वो फेज़ देख रही थी, इतनी डेवलप हो रही थी, इतनी फ्लरिश कर रही थी कि उसका इम्पैक्ट हमें लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा नज़र आता है। साइकोलॉजिकल क्या एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं वो आगे मैं काफ़ी डिटेल से बताती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रोमिनेंट फिगर है वो है सिगमंड फ्रॉइड का, जो कि जिसने अपनी थ्योरीज़ दी थी साइको एनालिसिस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है हर फील्ड में, और लिटरेचर भी उससे कुछ दूर नहीं है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और मज़ीद क्या टेक्निक्स हमें जो कि साइकोलॉजिकल है वो देखने को मिलती है, उनकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो राइटर है वो कैरेक्टर का थॉट प्रोसेस कैप्चर करने की कोशिश करता है। यानी कि वो अपने व्यूअर्स या अपनी ऑडियंस के सामने उस कैरेक्टर का पूरा मेंटल स्टेट अनफोल्ड करने की कोशिश करता है। वो दिखाता है कि उसकी जो सोच है वो कैसे एक्सट्रीम की तरह एक के बाद एक उसके माइंड में आती चली जा रही है। तो इसी चीज़ को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक कहते हैं। और इसमें हमें जो कैरेक्टर है उसके माइंड के अंदर झांकने का मौका मिलता है और उसका वर्ल्ड व्यू देखने का मौका मिलता है। वर्ल्ड व्यू क्या है कि वो अपनी दुनिया को किस तरह से व्यू कर रहा है। जो कैरेक्टर्स हैं उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर ब्लेंड हुई भी नज़र आती हैं हमें, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके दरमियान कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। जैसे हमारे माइंड्स के अंदर कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है जिसके लिहाज से हमारी थॉट्स अपीयर हो, उसी तरह से हर कैरेक्टर के दिमाग में इसी तरह होता है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के तहत जो राइटर्स हैं वो इस स्ट्रीम को, इस एब्रप्ट फ्लो को इसी तरह से अपने वर्क के अंदर दिखाते हैं। और इसके लिए अगेन हमारे पास जो परफेक्ट एग्जांपल है वो चैप्टर नंबर 17 की है, जो चैप्टर नंबर 17 द विंडो का, उसके अंदर डिनर सीन्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो नैरेटिव है वो काफ़ी क्विकली जंप कर रहा है और हर कैरेक्टर के अंदर का थॉट प्रोसेस हमें नज़र आ रहा है कि वो क्या था। लिली क्या सोच रही है अपनी पेंटिंग के बारे में, मिसेस रैमसी क्या सोच रही है अपनी पूरी लाइफ के बारे में, मिस्टर रैमसी क्या सोच रहे हैं अपनी इंटेलेक्चुअल अप्रोच के बारे में, चार्ल्स टेंसले वुमेन के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें एक ही साथ में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज़्म। ये भी फ्रॉइड ने इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेटेड दिया था। इसके अंदर यही है कि हमारी बॉडी कुछ डिफेंस मैकेनिज़्म्स को फ़ॉलो करती है। उसमें ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट का डिफेंस मैकेनिज़्म है, उसके अंदर हमारी बॉडी खुद को डिफेंसिव मोड में तब लेके जाती है, जब उसको एक नेगेटिव इमोशन का सामना करना पड़ता है किसी एक पर्सन की या किसी एक सोर्स की तरफ से, और वो उसको चैनल कर देती है, उसको निकाल देती है किसी दूसरे बंदे की तरफ। इसकी एक कॉमन एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ तो जैसे हमें गुस्सा कहीं और से आता है कि कोई ऑफ़िस से आया है, कोई स्कूल से आया है, कोई यूनिवर्सिटी से आया है, उसको गुस्सा आ रहा है वहाँ के किसी इवेंट की वज़ह से, तो वो घर आके अपनी फैमिली मेंबर्स पे वो गुस्सा निकाल दे। तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि एक तरफ से जो इमोशन मिला, उसको हम दूसरी तरफ चैनल कर दें। तो यहाँ नॉवल के अंदर हमें ये डिफेंस मैकेनिज़्म मिस्टर रैमसी के अंदर दिखता है, जब वो लॉन में बहुत ही अनकंफर्टेबल वे में वॉक कर रहे होते हैं थ्रू आउट, और लिली और बैंक्स जो कि ऑलरेडी वहाँ लॉन में होते हैं वो उनकी इस अनकंफर्टेबल होने से खुद अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं, और इस चीज़ से मिस्टर रैमसी काफ़ी एम्बैरेस्ड फ़ील करते हैं और वो अपनी इस एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए अंदर आ जाते हैं अपने समर हाउस के अंदर। तो वहाँ पे मिसेस रैमसी और जेम्स होते हैं और वो अपना गुस्सा जो है वो उन पे निकाल देते हैं, जबकि वो देखते हैं कि मिसेस रैमसे जो है वो स्टॉकिंग्स निट कर रही हैं, और वो कहती हैं कि मैं ये लाइट हाउस के इनकीपर के सन के लिए कर रही हूँ। तो इस बात पे वो गुस्सा निकाल देते हैं कि हम तो लाइट हाउस जाने ही नहीं वाले, तो वो ये फ़ुज़ूल काम या एक नॉनसेंस एक्टिविटी क्यों कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट का डिफेंस मैकेनिज़्म नज़र आता है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही है इस नॉवल के ऊपर। आगे है एडिपस कॉम्प्लेक्स। आप लोगों ने एडिपस रेक्स प्ले तो शायद पढ़ा ही होगा, पर अगर नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा-सा उसके बारे में बता देती हूँ कि उस प्ले के अंदर एडिपस जो है वो एक मेन कैरेक्टर है जो कि अपनी मदर की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। वो तो अनकॉन्शियस वे में अट्रैक्टेड है, मतलब वो नहीं जानता होता कि ये मेरी मदर है जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। बट जो एडिपस कॉम्प्लेक्स है, जो साइकोलॉजी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बताया गया है, वो ये है कि एक बच्चा, एक लड़का, वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्टेड हो काफ़ी ज़्यादा, और वो अपने दूसरे ऑपोज़िट सेक्स पेरेंट यानी कि अपने फादर जो उसका सेम सेक्स का है, उसके साथ जो है वो जेलस फ़ील करता हो। क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली वो फ़ादर जो है वो उसकी मदर के क्लोज़ है, तो वो
अपने फ़ादर से जेलस है कि वो उसकी मदर की क्यों क्लोज़ है और उस पे गुस्सा काफ़ी करता है, क्योंकि वो खुद अपनी तमाम तरह अपनी मदर का जो लव है वो खुद हासिल करना चाहता है। तो इसको हम एडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं और यही चीज़ फ़ीमेल के अंदर भी होती है कि वो अपने फ़ादर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं और अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा जेलस। तो उसको हम एडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं कहते बल्कि उसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, लेकिन यहाँ उसका कोई ज़िक्र नहीं है। मैंने सिर्फ़ आप लोगों की नॉलेज में इज़ाफ़े के लिए ये बात बताई है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ़ एडिपस कॉम्प्लेक्स का ज़िक्र है और एडिपस कॉम्प्लेक्स किसके अंदर हम देखते हैं? जेम्स के अंदर, क्योंकि वो मिसेज़ रैमज़े से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है और वो अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ऑब्वियसली और वो अपने फ़ादर से नफ़रत करता है और काफ़ी ज़्यादा दफ़ा वो कहता भी है, मतलब सोचता है कि अगर उसको कभी मौका मिले तो अपने फ़ादर को सीधा वो स्टैब कर देगा। तो यहाँ से हमें उसका एडिपस कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। फिर हम देखते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, यानी कि जो मॉडर्न वर्क्स होते हैं उनके अंदर राइटर जो है वो अपनी लाइफ या अपने रोज़मर्रा के वाक़यात में से कोई बातें लिख देता है, चाहे वो कॉन्शियसली लिखे या वो अनकॉन्शियसली लिखे, लेकिन वो लिख देता है और इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। तो यहाँ हम देखते हैं वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी लाइफ के कौन-कौन से एलिमेंट्स को अपने नॉवल में शो कराया है, तो काफ़ी सारी बातें हैं। हम देखते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ जब यंग थी, यानी कि जब 10 साल की थी, तभी से वो अकेलेपन का शिकार थी, एलियनेशन का शिकार थी और इवन उसके फ़ादर उसके साथ थे, फिर भी वो इस एलियनेशन का शिकार थी क्योंकि उसकी मदर जूलिया स्टिफ़न की डेथ हो गई थी। तो इससे हमें ये शो होता है कि वो अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थी और अपने फ़ादर से उतनी अटैच्ड नहीं थी। तो यही चीज़ हमें जेम्स के कैरेक्टर में नज़र आती है नॉवल के अंदर कि वो अपनी मदर से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है और फ़ादर से नहीं है। और जबकि उसकी मदर की डेथ हो जाती है, जबकि जेम्स भी काफ़ी ज़्यादा यंग है और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशन जो है जेम्स की, वो वर्जीनिया वुल्फ की लाइफ़ से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। आगे हम देखते हैं लिली ब्रिस्को नॉवल के अंदर जो है वो तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन है वर्जीनिया वुल्फ का। वो क्यों? क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ भी एक फेमिनिस्ट फ़िगर थी अपने टाइम्स की और उसके व्यू पॉइंट्स, उसके थॉट्स वो बहुत ज़्यादा फेमिनिस्टिक हैं। और सेम यही चीज़ें हमें लिली ब्रिस्को में नज़र आती हैं कि वो नॉवल के अंदर एक फेमिनिस्ट फ़िगर है, क्योंकि वो हर काम करना चाहती है जो कि एक विमेन उस दौर में नहीं कर सकती थी। हम देखते हैं कि लिली एक पेंटर है, जबकि अ, वर्जीनिया वुल्फ की जो सिस्टर है वेनेसा, वो भी एक पेंटर ही थी, वो पेंट करना चाहती थी और करती भी थी। जबकि ये लोग जो हैं वर्जीनिया वुल्फ और उसकी फैमिली लेटर विक्टोरियन पीरियड से बिलॉन्ग करते हैं और विक्टोरियन पीरियड के अंदर जो है वो एक विक्टोरियन वुमन को घर के अंदर ही रहना होता था और इस तरह के कामों में वो खुद को इंडल्ज नहीं कर सकती थी। लेकिन लिली ने फिर भी ये काम स्टार्ट किए। मॉडर्न एज में लिली ने ये काम स्टार्ट किया और वर्जीनिया वुल्फ ने भी अपने दौर में ये काम स्टार्ट किए। तो यहाँ से हमें उन दोनों के दरमियान रिज़ेम्बलेंस नज़र आती है और लिली जो कि चार्ल्स टेंसले की बात हर वक़्त अपने ज़हन में रखती थी कि वुमेन कैन नाइदर पेंट नॉर राइट। तो यही चीज़ हमें वर्जीनिया वुल्फ के अंदर नज़र आती है कि वर्जीनिया वुल्फ खुद तो राइटर बन रही है, तो वो उस चीज़ को तोड़ रही है, उस कन्वेंशन को और वेनेसा जो है वो पेंटर बन रही है, तो वो उस कन्वेंशन को तोड़ रही है। मतलब चार्ल्स टेंसले की दोनों बातों को नेगेट कर रही है वर्जीनिया वुल्फ अपनी रियल लाइफ के अंदर। और भी मज़ीद कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, वो है मिस्टर रैमसे के अंदर। मिस्टर रैमसे और लेज़ली, लेज़ली कौन है? वर्जीनिया वुल्फ का फ़ादर। तो मिस्टर रैमसे जो कि जेम्स के फ़ादर हैं और लेज़ली जो कि वर्जीनिया वुल्फ के फ़ादर हैं, उन दोनों में एक रिज़ेम्बलेंस ये है कि वो दोनों फ़िलॉसफ़र्स थे। मिस्टर रैमसे का तो हमें पता है कि वो नॉवल के अंदर फ़िलॉसफ़र हैं और वर्जीनिया वुल्फ के फ़ादर भी फ़िलॉसफ़र ही थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस ये है और वर्जीनिया वुल्फ जो कि दोनों के बारे में यही सोचती है, मतलब जो मिस्टर रैमसे है नॉवल के अंदर उनके बारे में भी उसकी यही सोच है और अपने फ़ादर लेज़ली के बारे में भी उसकी यही सोच है कि कैसे एक फ़ादर या एक फ़िलॉसफ़र वो अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ सकता है, अपने बच्चों से इस तरह से इग्नोरेंस बरत सकता है, जबकि खुद वो एक फ़िलॉसफ़र है, खुद वो एक थिंकर है और वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा। क्योंकि दोनों केसेस में हम देखते हैं कि फादर्स जो हैं वो सिंगल पेरेंट बन गए हैं, मदर्स की जो है वो डेथ हो गई है। जूलिया स्टेफन की भी डेथ हो गई है, मिसेस रैमसे की भी डेथ हो गई है और जेम्स भी यूँ अकेला है और वर्जीनिया वुल्फ और उसके बहन-भाई भी यूँ अकेले हैं। तो फादर जो है वो दोनों केसेस में ही बच्चों को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे, तो वो कैसे एक फिलोसोफर होते हुए इतने इग्नोरेंट हो सकते हैं। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ की अपनी लाइफ में इतनी अच्छी कोई उसको तब्दीली देखने में नहीं मिली अपनी फादर के अंदर, लेकिन वो अपने नॉवल के अंदर ये पॉजिटिव चेंज लाती है कि वो नॉवल को एंड एक हार्मोनियस, एक पीसफुल रिलेशनशिप के ऊपर करती है जेम्स और उसके फादर के दरमियान। उसके अलावा हम देखते हैं कि नॉवल के अंदर मिस्टर रैमसे जो है वो सर वॉल्टर स्कॉट के नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में वर्जीनिया वुल्फ की मदर यानी कि जूलिया स्टिफन इन नॉवेल्स को काफ़ी ज़्यादा पढ़ती हैं, तो ये भी एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है इस नॉवल के अंदर।
आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास न्यू कंटेंट पहुंचता रहे। और बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास यूट्यूब एक नोटिफिकेशन दे देगा जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।